नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीक पॉइंट पर। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का जो हमारा सीरीज़ चल रहा है उसका ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में जानेंगे। इसके पहले भी क्रम में इस प्रकार के वीडियोस आ रहे हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसे ज़रूर देखेंगे। इसमें हम जानेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। रिपब्लिक में दार्शनिक प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्य है। प्लेटो ने अपने सबसे प्रमुख पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य को ही अपना केंद्रीय विषय बनाया है। आदर्श राज्य के भव्य भवन के निर्माण की आधारशिला उसका न्याय सिद्धांत है। उसने जो आदर्श राज्य बनाया है उसका आधार उसका न्याय का सिद्धांत है और उसके आधार स्तंभ उसकी शिक्षा योजना एवं साम्यवाद का सिद्धांत है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य की जो रचना हुई है उसमें उसका न्याय सिद्धांत प्रमुख है, जो कि अपने शिक्षा योजना और साम्यवाद के सिद्धांत पर आधारित है। आदर्श राज्य की बागडोर ऐसे दार्शनिक शासक के हाथों में सौंपता है जिसमें सुंदर आत्मा के सभी गुण होते हैं। आदर्श राज्य का जो राजा होता है वो ऐसा दार्शनिक शासक होता है जो बहुत ही सुंदर आत्मा के सभी गुणों से युक्त होता है, जो कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकता। व्यक्ति और राज्य का संबंध। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में सबसे पहले व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। प्लेटो ने राज्य और व्यक्ति को दो पर्यायवाची बताया है, पर्यायवाची शब्द बताया है। उसने कहा है राज्य व्यक्ति के विराट रूप की अभिव्यक्ति है और यह उसकी बहुत ही प्रमुख कथन है। राज्य व्यक्ति के विराट रूप की अभिव्यक्ति है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन प्लेटो का है। व्यक्ति और राज्य के ना तो उद्देश्य में अंतर है और ना ही उसके हितों में विरोधाभास है। इस प्रकार उसने राज्य को व्यक्ति का ही एक बड़ा रूप बताया है। प्लेटो ने आगे चर्चा किया है कि मानव आत्मा के तीन गुण हैं। उसने मनुष्य के आत्मा के मुख्य रूप से तीन गुण बताए हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। और इन्हीं तीन गुणों के आधार पर उसने अपने आदर्श राज्य का वर्गीकरण तीन भागों में किया है, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। उसके आदर्श राज्य में तीन वर्ग में लोग विभक्त होते हैं, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। और इन्हीं तीनों वर्गों के आधार पर उसके राज्य के विकास के तीन चरण भी आधारित हैं। और उसने जो राज्य के विकास के तीन चरण बताए हैं उसमें पहला है आर्थिक आधार। राज्य की उत्पत्ति की शुरुआत मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं से होती है। मनुष्य अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता। मनुष्य को अपने जीवन यापन में अनेक चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति वह अकेले नहीं कर सकता। और व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होता है, वो एक चीज़ दूसरे को देते हैं और दूसरों के द्वारा बनाई गई चीज़ें लेते हैं। इस प्रकार सहयोग और विनिमय होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों का समूह एक स्थान पर निवास करने लगता है और एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर होता है। विनिमय के द्वारा व्यक्ति में पारस्परिक सहयोग की भावना जगती है और राज्य आत्मनिर्भर होता है। और इसमें आर्थिक आधार में उसने अपनी क्षुधा तत्व का वर्णन किया है जो कि उत्पादक वर्ग से रिलेटेड है। दूसरा है सैनिक आधार। मनुष्य सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य में क्षुधा मौजूद होती है तो उसकी आवश्यकताएं और बढ़ती जाती हैं। केवल वस्तुओं से ही वह संतुष्ट नहीं होता, उसे और चाहिए और इसलिए अधिसंख्य लोग और एक विशाल भूभाग प्रदेश की आवश्यकता होती है। विशाल भूभाग को अधिकृत करने के लिए युद्ध होने लगते हैं और युद्ध के लिए सैनिक वर्ग की आवश्यकता होती है। सैनिक वर्ग मानव के आत्मा के साहस तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार सैनिक वर्ग राज्य के निर्माण और संरक्षण में अपनी भूमिका निभाता है। सैनिक वर्ग की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, इस पर चर्चा करते हुए प्लेटो ने लिखा है, सैनिक वर्ग की दृष्टि तीव्र, श्रवण शक्ति तेज, शत्रु संहार करने की क्षमता भयंकर होनी चाहिए। मतलब
साहसी व्यक्ति भीतर से सुदृढ़ होने चाहिए और उनमें अनेक गुण होने चाहिए। सैनिक वर्ग की तुलना उसने रखवाली करने वाले कुत्ते से की है। जिस प्रकार कुत्ता घर की रखवाली करता है, उसी प्रकार सैनिक अपने राज्य की रखवाली करता है। अगला बताया गया है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार के माध्यम से राज्य के निर्माण में विवेक के तत्व के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। जिनकी आत्मा में विवेक का गुण अधिक होता है, वे लोग दार्शनिक होते हैं। विवेक की प्रधानता दार्शनिक शासकों में होती है और वे ही सर्वोत्तम शासक होते हैं। प्लेटो ने दार्शनिक शासक के बारे में कहा है कि वे ज्ञानी और प्रेमी दोनों होते हैं। ज्ञानी इसलिए होते हैं क्योंकि वे प्रेमी होते हैं और प्रेमी इसलिए क्योंकि वे ज्ञानी होते हैं। दार्शनिक वर्ग की सर्वोच्च और सर्वोत्तम होता है। यह सबसे ऊंचा और सबसे बढ़िया वर्ग होता है और इसमें अनेक गुण होते हैं। वे सर्वाधिक शिक्षित, सुसंस्कृत, साहसी, आत्मसंयमी, पूर्ण विवेकी, ज्ञानी, सत्यवादी और निस्वार्थी होते हैं। राज्य के नियंत्रण और निर्देशन शासन के सर्वोत्तम विवेकी व्यक्ति द्वारा होता है और इस प्रकार जो हर गुण से परिपूर्ण होते हैं वे ही दार्शनिक राजा होते हैं। इस प्रकार राज्य के विकास के 3 चरण प्लेटो के द्वारा बताए गए हैं। अब हम प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताओं को जानेंगे। मानव प्रकृति पर आधारित। प्लेटो का आदर्श राज्य मानव प्रकृति पर आधारित है। जिस प्रकार मानव प्रकृति में क्षुधा, साहस और विवेक का तत्व होता है, उसी प्रकार आदर्श राज्य का निर्माण भी 3 चरणों में होता है। इस प्रकार प्लेटो का आदर्श राज्य मानव की प्रकृति पर आधारित है। दूसरी विशेषता है कि इसमें 3 वर्ग हैं। ये तो हमने पढ़ा ही। प्लेटो के आदर्श राज्य में आत्मा के 3 तत्वों के अनुरूप 3 वर्ग होते हैं: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। न्याय। आदर्श राज्य न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। न्याय ही उसकी आधारशिला है और उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग और स्वभाव के अनुरूप जब काम करता है तो वही न्याय होता है। चौथा है शिक्षा। प्लेटो ने शिक्षा के द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क से बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा पर बहुत ही महत्व दिया है। प्लेटो का आदर्श राज्य शिक्षा प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। 5वां पॉइंट है साम्यवाद का। प्लेटो के आदर्श राज्य साम्यवाद के सिद्धांत पर भी आधारित है। उसने अपने आदर्श राज्य में सैनिक और दार्शनिक वर्गों के लिए साम्यवाद की व्यवस्था की है और यह साम्यवाद व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार से वंचित रखने का है। उसके राज्य में सैनिकों और दार्शनिक शासकों को ना तो संपत्ति अपनी रखनी है और ना ही उन्हें वे अपना परिवार रख सकते हैं। दार्शनिक शासक। प्लेटो के आदर्श राज्य में केवल दार्शनिक राजा जो सभी गुणों से युक्त होता है शासन कर सकता है। मूर्खों के हाथ में सत्ता नहीं हो सकती। उसका कहना है मूर्खों के हाथ में सत्ता जहर बन जाती है जो जनता पर कहर डालती है। इसलिए प्लेटो के आदर्श राज्य का राजा केवल दार्शनिक शासक ही बन सकता है। इन विशेषताओं के बावजूद प्लेटो के आदर्श राज्य की अनेक आलोचनाएं भी हुई हैं। चलिए उसको भी जान लेते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना में कई तर्कों के आधार पर किया गया है। व्यक्ति और राज्य का सादृश्य अनुचित। अनेक विद्वानों ने तर्क दिया है कि राजनीतिक समाज की जटिलताओं तथा समस्याओं का पूर्ण विवेचना किए बिना व्यक्ति और राज्य को एक समान मानना उचित नहीं है। कानून की अवहेलना। प्लेटो ने दार्शनिक शासन पर विशेष महत्व दिया, परंतु उसने स्वयं स्वीकार किया है कि उत्तम से उत्तम व्यक्ति भी पतित और भ्रष्ट हो सकता है। प्लेटो ने कानून को कोई स्थान नहीं दिया। उसके अनुसार जो राजा है वही सर्वश्रेष्ठ है, जबकि उसने स्वयं स्वीकार किया है कि अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी भ्रष्ट हो सकता है। भव्य और झूठ का प्रवक्ता। प्लेटो ने कहा कि
लोग सोने, चांदी और लोहे जैसे भिन्न भिन्न धातु से बने होते हैं। आलोचकों ने इसे भव्य झूठ कहा है और झूठ का प्रवक्ता बताया है प्लेटो को। आदर्श राज्य की उपलब्धियां साधारण हैं। नाम तो बहुत ही बड़ा है आदर्श राज्य, परंतु उसकी उपलब्धियां बहुत ही साधारण हैं। बेंट्रेड रसैल का कहना है कि प्लेटो का आदर्श राज्य केवल जनता के जीविका का प्रबंध करता है, बस वे खा पी सकें, और बाहरी आक्रमण से उसकी रक्षा करता है। वहाँ न कला का विकास होगा न विज्ञान का। इस प्रकार प्लेटो के आदर्श राज्य की उपलब्धियां बिल्कुल ही साधारण हैं। जाति आधारित राज्य। पोपर का आरोप है कि प्लेटो का आदर्श राज्य जाति प्रथा पर आधारित है, क्योंकि उसके आदर्श राज्य में 3 वर्ग हैं: दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। इस प्रकार ये 3 जातियां बता दी हैं। रोमांसवादी। पोपर ने प्लेटो के सुंदर संसार की रचना के स्वप्न को रोमांसवादी की संज्ञा दी है। ये मिसप्रिंट हो गया है, रोमांसवाद गलत प्रिंट है, ये रोमांसवादी होगा। उसका कहना है कि यह स्वप्न हमारी भावनाओं को प्रभावित तो करता है, लेकिन हमारे विवेक को प्रभावित नहीं करता। प्लेटो ने पृथ्वी पर स्वर्ग बसाने की अभिलाषा से प्रेरित होकर जिस आदर्श राज्य की रचना की है, वह स्वर्ग की जगह नर्क है। इस प्रकार का स्वर्ग धरती पर होना संभव नहीं है। यूटोपिया। अंतिम आलोचना। कुछ आलोचकों ने प्लेटो के आदर्श राज्य को यूटोपिया की संज्ञा दी है। इसका अर्थ है आदर्श राज्य की धारणा एक मृग तृष्णा है, जिसके व्यवहार में कभी क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। ऐसा राज्य धरती पर हो ही नहीं सकता, यह सिर्फ एक कोरी कल्पना मात्र है। निष्कर्ष के रूप में हम देखें तो प्लेटो के आदर्श राज्य की इन आलोचनाओं के बावजूद हम इसके महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। प्लेटो ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आदर्श राज्य के बिना राजनीति शास्त्र शुष्क और नीरस बन जाएगा, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। हाँ, ये सही है कि ऐसा राज्य धरती पर होना संभव नहीं है, परंतु हम उसे अपना आदर्श के रूप में स्वीकार कर वैसा बनाने की चेष्टा तो कर ही सकते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य का इतिहास पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। महात्मा गांधी का राम राज्य भी कुछ हद तक प्लेटो के आदर्श राज्य से मिलता जुलता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा की है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्रकार के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।